एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 में पाठ नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 1 में सूचनाओं के एकत्रीकरण में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्यिकी का उद्भव एवं विकास। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सांख्यिकी का उद्भव हुआ, किस प्रकार से सांख्यिकी का विकास हुआ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम देखें तो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का प्रदान मौर्य साम्राज्य के समय से महत्व का रहा है, ऐसा हमें लेख देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, यह है हमारा मौर्य एम्पायर। आज का जो भारत है उसकी तुलना में मौर्य एम्पायर मतलब कि मौर्य साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पहले ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी देशों का समावेश हमारे मौर्य साम्राज्य में हुआ करता था। मतलब ये कि जो सांख्यिकी का विकास है उसमें मौर्य साम्राज्य का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हमारी जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखें तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान जो 2 सालों का उन्होंने शासन किया था 1596-97 में, उसके दौरान भी मुगल साम्राज्य का प्रशासन और मुल्की सेवाओं के अनुरूप उच्च कक्षा की प्रस्थापित हुई सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख हमें अबुल फजल रचित आईने अकबर में भी देखा जा सकता है। ये थे महाराजा अकबर। महाराजा अकबर के समय काल के दौरान भी जब महाराजा अकबर शासन करते थे तो उनके राज दरबार में जो अबुल फजल नाम के व्यक्ति थे, वे काफ़ी महान विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जो पुस्तिका है, जो स्वयं उन्होंने लिखा था, उसका नाम था आईने अकबरी। द आईने अकबरी में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सांख्यिकी का उल्लेख किया गया है, सांख्यिकी का गहन अध्ययन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि सांख्यिकी मुगल सम्राट के समय से ही काफ़ी प्रचलित थी और उसका उल्लेख आईने अकबरी में भी देखा जा सकता है, जिसके रचयिता थे अबुल फजल। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखें तो राज्य से संबंधित सूचना का पृथक्करण करने के लिए सर्वप्रथम गोटफ्रीड एकेनवोल्ड ने 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया था। 1 नंबर का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और वो ये है कि सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स शब्द का उपयोग किसने और कब किया। तो ईस्वी सन 1749 में सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स शब्द का उपयोग जो जर्मन के वैज्ञानिक थे गोटफ्रीड एकेनवोल्ड, इन्होंने किया था, जिसका चित्र आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद ईस्वी सन 1750 के पूर्व सांख्यिकी में प्रदान मुख्यतः स्पष्ट संभावना युक्त कल्पनाओं के उपयोग के सिवाय सूचना पृथक्करण के दृष्टांतों पर आधारित था। मतलब कि 1750 के बाद जो भी हमें सूचना प्राप्त होती थी उसको अलग अलग उदाहरणों के द्वारा जो दृष्टांत दिए जाते थे, जो समझाया जाता था, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा संभावना युक्त कल्पनाओं के आधार पर जानकारी को प्राप्त किया जाता था। 18वीं शताब्दी तक सांख्यिकी शब्द का उपयोग राज्यों के द्वारा सूचनाओं को विधिवत एकत्रित करने हेतु हुआ करता था। मतलब कि 18वीं शताब्दी तक जो भी राज्य में आय होती, खर्च होता या किसी प्रकार की कोई आंकड़ों से संबंधित जानकारी होती तो मात्र उसी को विधिवत एकत्रित करने के लिए ही सांख्यिकी का उपयोग हुआ करता था। सांख्यिकी का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ईस्वी सन 1797 में हुआ था। आप विद्यार्थी मित्रों यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। यहाँ पर सांख्यिकी शब्द का उल्लेख हुआ था। कुछ इस प्रकार से ये कुछ वॉल्यूम में दी गई है। वॉल्यूम का मतलब होता है भाग, भाग 1, भाग 2, उसी प्रकार से यहाँ पे वॉल्यूम लिखा होता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन सभी किताबों में मतलब कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में
आपको सांख्यिकी का उल्लेख देखने को मिलता है। संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणाम 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में खोजा गया था, जिसके दो महारथी हुआ करते थे, लाप्लास और गॉस। ये थे महान गणितज्ञ लाप्लास और ये थे गॉस। इन दोनों ही जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, इन दोनों का भी योगदान सांख्यिकी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे आपका 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम रचित सांख्यिकी समिति जो है रॉयल सांख्यिकी संगठन, मतलब कि रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की स्थापना ईस्वी सन 1834 में लंदन शहर में हुई थी। 1 नंबर का ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी। तो आपको विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखना है कि ईस्वी सन 1834 में लंदन शहर में रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी अर्थात की रॉयल सांख्यिकी जो समिति है उसकी रचना हुई थी, जहाँ पे जानकारी को एक सोसाइटी में एक विभाग में बांट दिया जाता था। उसके बाद में एनालिसिस होता था और उसके बाद उसको लागू किया जाता था। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों 19वीं शताब्दी के अंत में एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांख्यिकी के आधुनिक पहलुओं की रचना हुई थी। गेल्टन एवं कार्ल पियर्सन ने गणितीय सांख्यिकी का उपयोग, तो विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले हम तो गेल्टन और कार्ल पियर्सन का चित्र देख लेते हैं। ये थे गेल्टन और इसके बाद ये थे कार्ल पियर्सन। इनका नाम अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। तो इन दोनों महारथी ने जो गणितज्ञ माने जाते थे, इन दोनों का भी योगदान सांख्यिकी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने विज्ञान, उद्योग एवं राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गेल्टन एवं कार्ल पियर्सन ने, जैसा कि मैंने आपको पूरे बताया कि गेल्टन एवं कार्ल पियर्सन ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके अलावा उद्योग के क्षेत्र में जो आप चित्र में देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। और अंत में जो राजनीति क्षेत्र है उसमें भी गेल्टन एवं कार्ल पियर्सन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने इंग्लैंड में उच्च स्तर की सांख्यिकी प्रयोगशाला का तथा ईस्वी सन 1911 में लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज में सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विषय के विभाग की स्थापना की थी। ईस्वी सन 1911 की बात है दोस्तों। तब लंदन स्थित जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसकी जो प्रयोगशाला है, कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस प्रयोगशाला में मतलब कि लंदन शहर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कार्ल पियर्सन ने काफ़ी महत्वपूर्ण खोजें की थी, सांख्यिकी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम देखें तो ईस्वी सन 1910 और 1920 के समय के दौरान गोसेट और फिशन ने लघु न्यायदर सूचना हेतु आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान की रचना का प्रारंभ किया था। फिशन ने जीनेटिक्स, बायोमेट्रिक और मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया था। ये थे फिशर। फिशन ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीनेटिक्स के क्षेत्र में, मतलब कि ये है जीनेटिक्स मतलब कि जो सूक्ष्म दर्शक जो जीव जंतु होते हैं, कुछ इस प्रकार से आप डीएनए भी उनका देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्षेत्रों में उन्होंने सांख्यिकी का गहन अध्ययन किया था और लोगों को जानकारी दी थी। उसके अलावा विद्यार्थी मित्रों आपने बायोमेट्री तो देखा ही होगा, जैसे कि आँख की लेंस के आधार पर लोगों की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट, जो सभी के सभी लोगों की काफ़ी अलग होती है, किसी की भी एक जैसी फिंगरप्रिंट नहीं होती। तो ऐसे क्षेत्रों में भी जो फिशर थे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक मतलब कि जो हमारी दिमाग की संरचना होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से कब किस समय कैसा रिएक्ट करती है, उस क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये हम यहाँ पर आकृति में आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम देखें तो फिशर को सांख्यिकी के पिता के रूप में खूब पहचाने जाते हैं। ईस्वी सन 1930 के दौरान ई पियर्सन तथा जे नेमोन द्वारा संयुक्त रूप से हुए कार्यों में पूर्व विकसित हुई रचनाओं की सुधारना तथा व्यापकता दिखाई दी थी। उसके पश्चात उत्तरोत्तर मतलब कि एक के बाद एक सांख्यिकी की आधुनिक पद्धतियों का विकास हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही। अब आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और साथ साथ में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।